नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आप लोगों के साथ में शेड्यूल के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम मैंने पार्ट्स के बारे में बात किया था आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड, और कुछ स्टूडेंट का कमेंट्स था कि सर शेड्यूल वाला वीडियो भी आप बना के डाल दीजिए, कुछ हेल्प हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को तो हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात को तो मैं भली भांति जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा भी 10 में ही सही, लेकिन मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा मदद कर पाऊँ तो इसी उम्मीद से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। शेड्यूल के बारे में आप देखिए, भारतीय संविधान में टोटल पार्ट्स की बात करें तो 22 पार्ट है। शेड्यूल टोटल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 था, 8 हुआ करता था, लेकिन अलग अलग अमेंडमेंट्स के माध्यम से उसमें जोड़ते गए हम, और अभी प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल है। सारे शेड्यूल के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट्स भी कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फर्दर आपके फायदे के लिए ही अगर कोई वीडियो अपलोड करूँ लॉ से रिलेटेड तो आपको बेनिफिट मिल सके। मैं सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल का बात करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट शेड्यूल में जो बात कहा गया है उसमें कहा गया है नेम के बारे में। नेम, और ये नेम किसका है तो स्टेट का नाम और यूनियन टेरिटरीज का नाम, और इनका जुरिस्डिक्शन का मतलब है क्षेत्राधिकार, या फिर इनका एक्सटेंशन कहां तक है, इसके बारे में कहा गया फर्स्ट में। सेकंड में कहा गया है आपका, यहां पे आप देखेंगे मोलूमेंट्स या फिर अलाउंसेस के बारे में, या फिर तीसरा वर्ड है प्रीविलेजेस। अब यहाँ पे समझिएगा, प्रेसिडेंट का क्या सैलरी है, उनका क्या अलाउंसेस है, प्रधानमंत्री का, मिनिस्टर्स का, गवर्नर का, इन तमाम लोगों का वेतन, भत्ते और सुविधाओं का बात कहा गया है किसमें, सेकेंड शेड्यूल में। फर्स्ट में क्या देखा आपने, राज्य के नाम यानी यूनियन टेरिटरीज के नाम, और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और राज्यों के नाम के बारे में, उनका क्षेत्राधिकार और कहां तक उसका विस्तार है। थर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ओथ के बारे में बात किया गया है। ओथ का मतलब शपथ, और एंड नहीं और लिखा हुआ होता है, और अफर्मेशन के बारे में। ओथ और अफर्मेशन आपका जो शपथ है और आपका प्रतिज्ञान के बारे में कहा गया है। फोर्थ में बात करें तो जैसे आप सभी को पता होगा दोस्त कि पार्लियामेंट का 3 भाग है, एक राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में जो सीटें हैं, राज्यसभा में जो टोटल सीट है आपका 250 है मैक्सिमम, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसमें जो इलेक्ट होते हैं विद नॉमिनेशन के साथ में, तो वो तो हर राज्यों का सीट का एलोकेशन अलग अलग है। तो राज्यसभा में यहाँ पे समझिएगा कि राज्यसभा कहाँ पे, राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन है, तो एलोकेशन ऑफ द सीट्स, किस राज्य को कितना सीट मिलेगा और किस यूनियन टेरिटरीज में मिलेगा, इसके बारे में कहा गया। फिफ्थ में आ जाइए, तो फिफ्थ में ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं पहले कि क्या है इसमें। फिफ्थ में और सिक्स्थ में आप देखेंगे कि बहुत ऐसे एरिया होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, जैसे रिजर्व एरिया होते हैं, उसमें आप खनन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जंगल नहीं काट सकते हैं, या फिर उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जाता है। तो उस एरिया को क्या बोला मैंने, शेड्यूल्ड एरिया, स्टेट नहीं बोल रहा हूं अभी मैं, शेड्यूल्ड एरिया। तो यहां पे बात क्या गया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल कौन सा एरिया का, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। आप मान लीजिए इन सब एरिया में घुस करके इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ वहां पे आप वहां का इन्वायरमेंट का जो डाइवर्सिटी है उसको भी आप तहस नहस नहीं कर सकते हैं। तो इस एरिया को रिजर्व करके रखा गया है, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कहा गया है फिफ्थ शेड्यूल में। आई होप ये 5 शेड्यूल आपको समझ में आ रहा होगा। 6 शेड्यूल में कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन
यहां पे ध्यान देना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल स्टेट का बात कहा गया है और उसके एरियाज का। शेड्यूल और ट्राइबल स्टेट्स का जो एरिया है, और सर इसमें स्टेट्स कौन कौन सा आएगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, ATM का स्क्वायर कर दीजिएगा। ए से आसाम याद रखिएगा, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और मेघालय। इन राज्यों का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा शेड्यूल्ड एरिया का, ट्राइबल एरिया का, इसके बारे में 6th शेड्यूल में कहा गया है। आई होप ये 6 का 6 अगर आपको याद हो गया हो तो एग्जाम आप अच्छे से, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो 6 बचा हुआ उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 6 जो बचा हुआ है अब हमारे पास, उसके बारे में देख लेते हैं। वैसे ओरिजिनल में कितना था, 8 शेड्यूल था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया है, अभी 12 शेड्यूल। अब आ जाइए 7th शेड्यूल के बारे में। आप 7 ऐसे लिखते हैं ना, आप 7 को ना शक्ति समझिए, शक्ति। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, 7th शेड्यूल में जो कहा गया है डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स के डिवीजन के बारे में 7वां शेड्यूल में शक्तियों के विभाजन के बारे में कहा गया है। तो याद रखिएगा शक्तियों के विभाजन का। जैसे लिस्ट 1, लिस्ट फर्स्ट में है यूनियन लिस्ट, लिस्ट सेकेंड में है आपका स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 में है आपका कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ये 3 शक्तियों के विभाजन का बात कहा गया है। अब आ जाइए 8, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना सूची था, अनुसूची 8 था। तो 8 में क्या था, इसमें है लैंग्वेज, भाषा के बारे में, याद रखिएगा भाषा के बारे में। और टोटल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब था उस टाइम 14 भाषा हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी ये 22 यानी 22 भाषा है। 8 तक आपके क्लियर हो गए होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद लग रहा है। बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, बहुत सारा इसमें डिटेल्स और भी मैं अंदर नहीं घुस रहा हूं, सिर्फ अभी आप जानिए कि क्या क्या मुख्य बातें कहा गया। अब आ जाइए 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म, याद रखिएगा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। उसके बाद याद रखिएगा एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, और यहां पे स्पेशल एक्ट भी बोल सकते हैं, कुछ स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है उसको भी एक्ट एंड रेगुलेशंस को यहां पे डाला जाता है 9th शेड्यूल में। तो याद रखिएगा भूमि सुधार के बारे में, एबोलिशन के बारे में, और आपका यहां पर किसके बारे में, स्पेशल एक्ट और रेगुलेशंस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 8 के बाद 9th है, तो 9th को कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, जो आपका फर्स्ट संविधान संशोधन है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही इसे ऐड किया गया है। और अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत इसे यहां पे जोड़ा गया। अब आ जाइए 10th के बारे में। 10th शेड्यूल क्या कहता है, यानी 10 शेड्यूल क्या कहता है। 10th शेड्यूल को आप ऐसे समझिए, 10 आप लिखते हो, 10 से आप समझिए दल बदल अधिनियम, इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन के बारे में कहा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। सर ये 10 में 10 दल बदल और एंटी डिफेक्शन होता क्या है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पार्टी है ए और दूसरा पार्टी है बी। कोई विधायक या सांसद अगर पार्टी ए से जीता और बी में चला गया 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो फिर 6 महीने के बाद सेमेस्टर बाय सेमेस्टर अगर बदलता रहा पार्टियां,
तो समझिए कि 5 साल में वो 10 सेमेस्टर की तरह से 10 बार पार्टी बदल सकता है। तो इसे रोकने के लिए दल बदल अधिनियम बनाया गया है। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है बाबू, देखना 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल, शॉर्ट में लिखता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसको जोड़ा गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस बात का फायदा ना उठाए कि मैं रूठ गया ए से तो मैं बी में चला जाऊं, फिर बी से रूठूं तो ए में चला जाऊं। तो ये लगातार अनबैलेंस और टर्बुलेंस हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी में और सिस्टम में। तो इसके लिए दल बदल अधिनियम लाया गया है जो 10th शेड्यूल में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जरूर। 11th शेड्यूल में क्या कहता है, पंचायत का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पे पंचायत के बारे में या पंचायती राज के बारे में कहा गया है, याद रखिएगा। और इसे कब जोड़ा गया है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अगर आपको पंचायत के बारे में पता हो गया तो 12 शेड्यूल को भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसमें नगर पालिका, नगर निगम के बारे में कहा गया है। म्युनिसिपलिटीज के बारे में कहा गया है। और यह जो संविधान संशोधन है 73वां है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 74वां, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीजें समझ में आया हो तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, नहीं समझ में आया हो तो भी बताइएगा। और उम्मीद है कि अगर इससे सवाल आए तो आप जरूर क्लिक कर लेंगे। एक बार मैं वर्बली बिना बोर्ड पे आए हुए आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। फर्स्ट में है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का नाम और इनके जुरिस्डिक्शन और एक्सटेंशन, कहाँ तक इनका विस्तार है, क्या कार्य इनका क्षेत्राधिकार है। सेकेंड में बात करें तो वेतन, भत्ता और क्या सुविधाएं हैं एमपी, एमएलए, गवर्नर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, ये तमाम लोगों का इसके बारे में है। थर्ड में है ओथ के बारे में और अफर्मेशन के बारे में, शपथ कौन लेंगे, कौन दिलाएंगे, कब शपथ लेंगे और क्या उनका प्रतिज्ञान होगा, इसके बारे में। फोर्थ में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस है, तो राज्यसभा का सीट मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है आप लोगों को बता दिया मैंने, 250 है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्शन होता है वो कितना होता है, 245 का। आप लोग यहाँ पे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा अगर वीडियो आप एंड तक पूरा देखे हो तो, क्योंकि हो सकता है सवाल आएगा कि लोग राज्यसभा में 245 सीट्स में से कितना सीट है जो नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट 545 सीट में कितने सीट्स को नॉमिनेट राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और फोर्थ शेड्यूल में आपके राज्यसभा के सीट के एलोकेशन का बात कहा गया है। फिफ्थ में आ जाइए तो शेड्यूल्ड एरिया का कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा और उसका कंट्रोल कैसे होगा। सिक्स्थ में आ जाइए तो अभी मैंने बताया एटीएम स्क्वायर, इसका मतलब है शेड्यूल्ड स्टेट का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसका किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एटीएम का फुल फॉर्म आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, ये याद रखना है। सेवंथ में बताया सा से सात, सा से शक्ति, शक्ति का विभाजन जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये याद रखना है। 8 में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र 8 शेड्यूल था, तो 8 है भाषा के बारे में, इसका मतलब है लैंग्वेज के बारे में। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर 8वां अनुसूची में मात्र 14 भाषा का जिक्र था, अभी प्रेजेंट में 22 भाषा हो गया। याद रखिएगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, 22 भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। 9th में आ जाइए तो 9th में भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए और स्पेशल एक्ट्स रेगुलेशंस जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है उसे यहाँ पे डाला जा सकता था और डाला जाता है। अब आ जाइए 10 नंबर में 10 से 10 और 10 से दल बदल अधिनियम आपका 10 शेड्यूल में है, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के बोलते हैं। और 9th को कब जोड़ा गया है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। और 10th को कब जोड़ा गया है, तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। अब आ जाइए 11 में। 11 में पंचायत के बारे में है और इसे जोड़ा गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। और 12th में तो आपको अब पता हो जाएगा, अब पंचायत में आ गया तो नगर पालिका। म्युनिसिपलिटीज के बारे में 12th में कहा गया है और यह जोड़ा गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो भी लाइक कीजिएगा, ना समझ आया फिर भी लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।
तैयारी अच्छे से कीजिए। कोशिश करूँगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचने का, हेल्प करने का। धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।